नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है डी इनसाइट न्यूज के आज के इस अंक में। दोस्तों, क्या आपने सुना? कोलंबिया की धरती से राहुल गांधी ने फिर भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया। विदेशी मंच से लोकतंत्र पे हमला, भाजपा आरएसएस की कायरता और नोटबंदी की विफलता। राहुल गांधी ने इन सारी चीजों की चर्चा कोलंबिया में की। सवाल यह है, क्या ये विपक्ष की राजनीति है या देश के छवि को चोट पहुंचाने का तमाशा? जब आप यह बातें विदेशी मंच पर कहते हैं तो असली सवाल यह उठता है कि आप पाना क्या चाहते हैं? क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र में दखल दें? अगर नहीं तो फिर क्यों? आखिर उस मंच पे जो भी लोग सुन रहे हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो या तो राहुल गांधी की मंशा भारत को केवल बदनाम करने की है, या फिर उनकी मंशा यह है कि विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र में दखल दें। सोचिए, राहुल गांधी भारत को गर्व से कब पेश करेंगे? दोस्तों, तारीख थी 2 अक्टूबर 2025। जगह कोलंबिया का ईआईए विश्वविद्यालय। राहुल गांधी खड़े होकर पूरे स्टाइल में बोलते हैं, भारत के लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। भाजपा आरएसएस की विचारधारा को कायरता पे आधारित बताते हैं। नोटबंदी को विफल, अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत करार देते हैं। सोचिए जरा, क्या भारत के विपक्ष का नेता अब भारत में बोलने के बजाय विदेशी धरती पे जाकर लोकतंत्र बचाने का प्रयास कर रहा है? क्या यह निडर सत्य है जैसा कांग्रेस कहती है, या फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश जैसा आरोप भाजपा लगाती है? और असली सवाल, अगर लोकतंत्र पर सचमुच हमला हो रहा है तो राहुल गांधी बार बार यह सच्चाई दिल्ली में या भारत में जनता के सामने या फिर सक्षम प्लेटफॉर्म जैसे कि जनता के सामने या अदालतों में क्यों नहीं उठाते हैं? केवल विदेश में क्यों? क्या वे केवल मुद्दा उठाना चाहते हैं, या किसी विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर वो विदेश जाके ऐसे घटनाओं का और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं? अगर आपको याद होगा तो एक बार उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि भारत में सिखों को धार्मिक आजादी नहीं है, उन्हें कड़ा पहनने से रोका जाता है, उन्हें गुरुद्वारा जाने से रोका जाता है। भारत में वो जो भारत सरकार के धुर विरोधी हैं, उन्होंने भी कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। ना कभी हम लोगों ने सुना और ना हम लोगों ने कभी महसूस किया। तो ऑल ऑफ सडन राहुल गांधी विदेश में जाके इस मुद्दे को क्यों उठाए? क्या वो किसी विदेशी ताकत के प्रभाव में हैं, या वो केवल सरकार को परेशान करने के लिए ऐसे मुद्दे को उठाते हैं? क्या उनके सारे मुद्दे सच्चाई से दूर हैं? इसका एक उदाहरण आपको उनके और ईसीआई के बीच के मुद्दे को लेकर देख सकते हैं। वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, इसके लिए बिहार में लंबी रोड शो और रैली करते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार उनसे पूछता है क्या वे इसे अदालत में लेके जाएंगे, तो वो साफ कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है। अगर उनका काम नहीं है तो किसका काम है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो विपक्ष के नेता नहीं है? क्या वो किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता नहीं है? कांग्रेस के प्रमुख नेता नहीं है? अगर भारत के एक सजग नागरिक या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता के तौर पे अगर ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी केवल मुद्दों को उठाने की है? क्या यह भी एक कारण है कि वो कभी मोदी नहीं बन सकते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे आप आगे समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पे हैं। इस बार उनकी मंजिल है दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, कोलंबिया। वहां वह विद्यार्थियों से मिलेंगे, वहां वो नेताओं से मिलेंगे और वहां वो बिजनेसमैन से भी मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां वो बिजनेसमैन से मिलकर क्या पाएंगे, क्योंकि वो किसी संवैधानिक पद पे तो है नहीं या उस हैसियत से गए नहीं हैं। तो वो बिजनेसमैन से मिलकर बिजनेस का कला सीखना चाहते हैं या कोई डील क्रैक करना चाहते हैं? और अगर क्रैक करना चाहते हैं तो किस कैपेसिटी में? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? नहीं। क्या वो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं? नहीं। क्या वो सरकारी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर वह यह दौरे पे क्यों हैं? 21 साल के राजनीति में आज तक किसी ने नहीं बताया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से देश या कांग्रेस को क्या हासिल हुआ। 2004 से 2014 तक राहुल गांधी लगातार सांसद रहे। सरकार भी यूपीए की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की। अगर सच में उन्हें विदेश यात्राओं से नेटवर्किंग करनी थी तो तब क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज में जाकर व्याख्यान दिए, क्यों नहीं बिजनेस समुदाय से मिले और भारत के लिए कोई अच्छा डील लेके आए। असल में जब समय जिम्मेदारी उठाने की थी तब वो गायब थे, और अब जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है तब विदेश घूमने का शौक जाग उठा है। अगर आपको याद हो तो 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी अचानक उज्बेकिस्तान पहुंच गए। अचानक क्यों गए, क्या किया, वहां किससे मिले, क्यों गए, आज तक किसी को जानकारी नहीं है। पार्टी तक को जानकारी नहीं है। आपको याद होगा हरियाणा का चुनाव कांटे की टक्कर की थी। कांग्रेस की जीत का एक उम्मीद था, क्योंकि सारा एग्जिट पोल, सारा सर्वे बता रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन क्या हुआ, वोटिंग खत्म हुई, गिनती शुरू होने वाली थी। पूरा राज्य सांस रोके बैठा था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का भविष्य दांव पे था। लेकिन राहुल गांधी गिनती से पहले विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। अब सोचिए, जिस वक्त पार्टी को लीडर चाहिए था वो लीडर कहाँ था? वो विदेश में किसी गुमनाम यात्रा पे था। यहाँ पे दोस्तों राहुल गांधी का एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। देश में चुनाव है, राहुल गांधी विदेश में। पार्टी संकट में है, राहुल गांधी विदेश में। रणनीतिक बैठकें हो रही हैं, राहुल गांधी विदेश में। यही कारण है कि कांग्रेस के G23 में शामिल नेताओं में से कई ने ये बात कहा कि कांग्रेस को एक 24/7 नेता की जरूरत है, और राहुल गांधी राजनीति उनके लिए फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम हॉबी बन चुकी है। एक सवाल यह भी उठता है कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो कहते क्या है? वो किसी एक बार की घटना नहीं है, ये पैटर्न उनके विदेश यात्राओं में शामिल हो चुका है। और अब तो जब वो विदेश यात्रा पे जाते हैं तो लोग पहले से अनुमान लगाते हैं कि इस बार वो क्या बोलेंगे। कभी वो बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, कभी वो कहते हैं भारत में तानाशाही बढ़ गई, कभी सिखों का उदाहरण देते हैं, कभी कहते हैं अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और दोस्तों सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, और राहुल गांधी ने तुरंत उसका समर्थन किया। जबकि पूरे विश्व की रेटिंग संस्थाएं, हर इंडिकेटर ये बता रही थी कि भारत का अर्थव्यवस्था काफी अच्छा चला और विश्व में अच्छे अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ तक कि बाद में जब आंकड़े आए तो वो अनुमान से भी ज्यादा 7.8 का जीडीपी ग्रोथ आया। लेकिन राहुल गांधी ने एक सेकंड का भी समय नहीं लिया यह कहने में कि देश में सिर्फ दो ही आदमी हैं, एक पीएम, एक फाइनेंस मिनिस्टर, जो भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा मानते हैं। बाकी सब लोग जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो दोस्तों सवाल यह है कि राहुल गांधी मोदी विरोध में देश की मर्यादाओं और हित को क्यों भूल जाते हैं? दोस्तों अब देखते हैं मोदी बनाम राहुल का असली अंतर। दोस्तों याद कीजिए मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय को। अमेरिका ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस के सांसदों ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को, बल्कि यहां तक कि यूएन को चिट्ठी लिखा मोदी के विरुद्ध। 2012 से 2013 तक यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी। मतलब पश्चिमी दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए थे। तो फिर मोदी ने क्या किया? मोदी ने इसे अपने लिए अवसर बनाया। जब पश्चिमी देशों ने दूरी बनाई तो उन्होंने एशिया का दरवाजा खोला। जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इन देशों से साझेदारी बढ़ाई, और वाइब्रेंट गुजरात समिट के द्वारा मोदी ने गुजरात को ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दिया। वह भी बिना भारत या भारत सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले हुए। यहाँ तक कि कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। दोस्तों यही अंतर है जो मोदी को राहुल गांधी से अलग करता है। जब पूरा केंद्र सरकार उनके विरुद्ध था, तब भी जब वो विदेश गए तो उनका मकसद सिर्फ अपने राज्य के लिए निवेश आकर्षित करना था। वो गुजरात को एक मॉडल बनाने के पीछे लगे थे। और राहुल गांधी की तरफ देखिए, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन उनके शासित राज्य में जहां जातीय जनगणना हो चुकी है वहां वो क्यों नहीं गुजरात मॉडल की तरह एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं? तो क्या ये कारण है कि वो सिर्फ मुद्दा उठाना जानते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है? अभी आप देखिए वोट चोरी का ही मामला। अगर उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो वो कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते हैं? वो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि पता है कि वहां उनकी कलई खुल जाएगी। वो सिर्फ मुद्दा उठाना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। क्यों नहीं आज राहुल गांधी विदेश जाते हैं अपने शासित राज्यों के लिए कोई निवेश लाने के लिए? क्यों नहीं वो मोदी की तरह ये प्रयास करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ मुद्दा उठाना जानते हैं।
दोस्तों, यही फर्क होता है विजनरी लीडर और इशू ओरिएंटेड पॉलिटिशियन में। मोदी ने चुनौती को अवसर बनाया, राहुल गांधी अवसर को भी चुनौती बना लेते हैं। मोदी हमेशा 10-20 साल आगे की सोचते हैं। वाइब्रेंट गुजरात इसका एक मिसाल है। और जब वो पीएम बने तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, कई योजनाओं का शुरुआत किया। जब उन्होंने 2014 में कहा था कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया था। और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनका विजन वो कितनी दूर की सोचते हैं, उसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार राहुल गांधी एक मोची से मिलते हैं। सोशल मीडिया पे इसको बहुत पब्लिसिटी मिलती है। बाद में राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में बताया कि उन्होंने उस मोची को एक मशीन गिफ्ट किया, जिससे कि वो अपने काम को आसानी से कर सके। कुछ दिन के बाद राहुल गांधी ने फिर बताया कि उस मोची ने उन्हें फोन किया और उस मोची ने कहा कि उसने एक दुकान से 3 दुकान कर लिया है। अब सोचिए, देश के एक नेता को इस बात का एहसास होता है कि अगर एक छोटे से मोची को एक मशीन दे दिया जाए तो वो तरक्की कर सकता है। और बड़ा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी को यह पता चल गया कि ये स्कीम इतना अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत कोई योजना चलाई? क्या कांग्रेस शासित राज्यों ने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका मकसद केवल प्रचार पाना था। समाज या जनता के लिए कुछ करना उनके विजन में है ही नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ असल समस्या उनकी मानसिकता है। उन्हें लगता है कि परिवार इस देश पे राज करने के लिए ही बना है और मोदी ने उनका पीएम पद छीन लिया है। इसी खुन्नस में वे हर मुद्दे पे सिर्फ मोदी का विरोध करते हैं और करते समय ये भूल जाते हैं कि वो देश हित के खिलाफ भी है। दोस्तों, सवाल यह है कि कांग्रेस कभी समझेगी कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं पार्टी को डुबो रही हैं? मोदी चुनाव हारने या जीतने के अगले ही दिन अगले रणनीति में लग जाते हैं। राहुल गांधी चुनाव हारे या जीते अगले ही दिन या उससे पहले ही, गिनती होने से पहले भी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, जैसा उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन में किया था। यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में। दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको लगा कि इस विश्लेषण में आपके सवालों का जवाब दिया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं दीपक मिलता हूं फिर अगले अंक में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।